नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मिलन। नजर करते हैं आज की स्पीड न्यूज पर। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत एग्जीक्यूटिव इंक्लेव के निर्माण के लिए पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। दिल्ली प्रदेश पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण ने इसे मंजूरी दे दी गई है। इस एग्जीक्यूटिव इंक्लेव में प्रधानमंत्री का नया कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले वन विभाग ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को 23 अगस्त को दिल्ली पेड़ संरक्षण कानून 1994 के तहत सेंट्रल विस्टा परियोजना स्थल से 860 में से 427 पेड़ों को उखाड़कर कहीं और लगाने की मंजूरी दी थी। एग्जीक्यूटिव इंक्लेव के निर्माण के लिए दिल्ली प्रदेश विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने पिछले सप्ताह SEII से पर्यावरण संबंधित मंजूरी देने के खिलाफ शिकायत की थी। SEII ने बुधवार को एक बैठक में परियोजना पर चर्चा की तथा इसे मंजूरी दे दी। बैठक में कहा गया है कि इस परियोजना से निर्माण स्थल पर 60% पेड़ों को हटाया जाएगा। वहीं उसी के पास भेजे जाने से पहले उनका मूल्यांकन करने वाली SEC ने इस महीने की शुरुआत में पेड़ों को उखाड़कर कहीं और लगाने के लिए एक उप समिति का गठन किया था। सरकार ने दिसंबर 2020 में अधिसूचित की गई नीति के अनुसार संबंधित SEGs को उनके विकास कार्यक्रमों के कारण प्रभावित 80% पेड़ों को किसी और स्थान पर लगाना होगा। SEC ने पहली बार 31 जनवरी को एक बैठक में प्रस्ताव पर गौर दिया था और उनके निर्माण स्थल पर से बड़ी संख्या में पेड़ों को हटाने की PWD योजना पर चिंता जताई थी। PWD ने प्रस्ताव को संशोधित किया और प्रतिरोपित किए जाने वाले पेड़ों की संख्या से 630 से घटाकर 427 कर दी और निर्माण स्थल पर छोड़े जाने वाले पेड़ों की संख्या 154 से बढ़ाकर 320 कर दी। और अप्रैल को हुई बैठक में SEC ने पर्यावरण मंजूरी के लिए FEEI को संबोधित प्रस्ताव की सिफारिश करने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी मामले में राज्य में सत्तारूढ़ TMC के महासचिव अभिषेक बैनर्जी आज कोलकाता स्थित ईडी दफ्तर में पेश हुए। 30 अगस्त को ईडी ने उन्हें सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी की टीम बैनर्जी से पूछताछ कर रही है। इस मामले में पहले भी उनके कई बार पूछताछ की जा चुकी है। बैनर्जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। वे आज सुबह करीब 11 बजे कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में CGO कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे। इससे पहले गुरुवार रात दिल्ली से 5 ईडी अफसरों की टीम उनके पूछताछ के लिए कोलकाता पहुंची थी। बंगाल में सत्तारूढ़ TMC के वरिष्ठ नेता से पूछताछ को देखते हुए CBO कॉम्प्लेक्स के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है। बनर्जी से इस केस को लेकर कई बार पूछताछ हो चुकी है। उनके निवास पर भी ईडी ने कई बार छापे मारे हैं। पीएम मोदी ने भारत के पहले स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत को नेवी को सौंप दिया है। कोच्चि में एक कार्यक्रम में पीएम ने INS विक्रांत को देशवासियों को समर्पित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज केरल के समुद्री तट पर हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। INS विक्रांत पर हो रहा यह आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होने का हुंकार करता है। मोदी ने कहा कि विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगत है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिवंगत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुल्य अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होने का भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। मोदी ने कहा आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज INS विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है INS विक्रांत ने। मोदी ने कहा कि INS विक्रांत ने हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल्य का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखती थी। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर है। भूपेंद्र चौधरी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया, साथ ही कॉरिडोर में भी भ्रमण किया। प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद यह उनका पहला दौरा। काशी आगमन पर कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस तक जोरदार स्वागत किया। भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल, नगाड़े और पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। भूपेंद्र चौधरी 11:30 बजे रोहनिया स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया जाएगा। यह वहां कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में मिशन 80 को पूरा करने के लिए भाजपा ने प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री
और पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। चौधरी की नियुक्ति से न केवल पार्टी ने जाट वोट बैंक को साधा है, बल्कि लगातार दूसरी बार पिछड़े वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर पश्चिम से पूर्वांचल तक पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंकों की भी कोशिश की जा रही है। चौधरी भाजपा के 14वें प्रदेश अध्यक्ष है। पार्टी ने पहली बार किसी जाट नेता को संगठन की कमान सौंपी है। 54 वर्षीय भूपेंद्र चौधरी का जन्म मुरादाबाद के मेहंदी सिकंदरापुर गांव में हुआ था। चौधरी की जाट समाज के साथ पश्चिमी यूपी में गुर्जर ब्राह्मण त्यागी में मजबूत पकड़ है। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले जाटों के आरक्षण आंदोलन और कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन के समय चौधरी ने पश्चिमी यूपी में जाट समाज के साथ किसानों के बीच सरकार की बात करवाई थी। भारतीय सेना के लिए तैयार हो रहे विभिन्न उपकरणों से जुड़ी सूचनाएं लीक हो सकती है। क्या सैन्य तैयारी से जुड़े अहम रणनीतिक फैसलों में सेध लगने की आशंका है? सेना के लिए उपकरण तैयार कर रही प्राइवेट कंपनियों को पेन ड्राइव में भारतीय रक्षा क्षेत्र से जुड़ी अहम जानकारी कौन दे रहा है? असली भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDAF के महासचिव श्री कुमार द्वारा यह आंसक जाहिरा की गई। उन्होंने कहा कि डिफेंस से जुड़े रहे ऐसे अधिकारियों की पेंशन रोक दी जाए जो रिटायर होने के बाद रक्षा क्षेत्र की निजी कंपनियां ज्वाइन कर लेते हो और यह देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। ऐसा संभव है कि रिटायरमेंट से पहले वे अधिकारी बहुत सी सूचनाओं का एक पिटारा तैयार कर लेते हैं ताकि उन्हें पता हो कि रिटायरमेंट के बाद वे कौन सी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। इसीलिए ऐसी स्थिति में रक्षा क्षेत्र से कुछ जरूरी राज इधर उधर होने की संभावना है। साथ ही में श्री कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने गत वर्ष ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग कर दिया था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की संपत्ति उसके कर्मचारी और मैनेजमेंट को 7 नए स्थापित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में बांट दिया गया है। यह निजीकरण की दिशा में पहला कदम है। केंद्र सरकार की मंशा का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि वहां पहले 6 मास रक्षा कंपनियों द्वारा जो कुछ तैयार किया गया है उसका बढ़ा चढ़ाकर बखान कर रही थी। स्वतंत्रता के बाद अब तक आयुध कारखानों में सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक सैकड़ों नए उत्पादन विकसित किए गए हैं। उनके बारे में सरकार कुछ नहीं बता रही। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 3 दिवसीय तेलंगाना प्रवास पर। भाजपा की लोकसभा प्रवास योजना के तहत वित्त मंत्री गुरुवार को जहीराबाद पहुंची। वित्त मंत्री राज्य के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रही है। हालांकि निर्मला सीतारमण को इस दौरान विरोधियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल निर्मला सीतारमण को कारामेड्डी पहुंची थी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। सैकड़ों की संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने वित्त मंत्री के काफिले को वहां से निकाल दिया। वहीं पुलिस ने कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की सड़कों पर उतर गई। भाजपा कार्यकर्ताओं निर्मला के समर्थन में वहां झटका लगे थे। उन्होंने वित्त मंत्री के समर्थन में नारेबाजी की। आपको बता दें कि तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल एड़ी चोड़ी का जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा होते ही पार्टी के अंदर मतदाता सूची को सार्वजनिक करने की मांग जोर पकड़ रही है। पार्टी के भीतर इस पर बहस भी तेज हो चुकी है। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखकर मतदाता सूची प्रकाशित करने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे थरूर ने मिस्त्री को पत्र लिखा और मतदाता सूची प्रकाशित करने की मांग की है। इससे पहले मनीष तिवारी, कांति चिदम्बरम ने भी बुधवार को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग की थी। चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया में 10 प्रस्ताव शामिल है जो प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रतिनिधि होंगे। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि इन प्रतिनिधियों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उनका नाम अंतिम सूची में नहीं आता तो नामांकन पत्र खारिज हो सकता है। पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का इरादा जता चुके थरूर ने तिवारी से सहमति बताई और कहा कि हर किसी को यह जानने का हक है कि कौन नामांकन कर रहा है और कौन मतदान कर सकता है। थरूर ने तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम में कहा, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि मतदाता सूची पर हर किसी को पारदर्शिता मिले। मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन व राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने 400 समर्थकों के साथ रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। साथ ही राम मंदिर निर्माण के लिए की गई राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को 3 किलो 333 ग्राम की 3 चांदी की शिलाएं भी अर्पित की। इससे पहले अयोध्या पहुंचे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत व उनके समर्थकों का नेपाली बाबा आश्रम में भव्य स्वागत सम्मान किया गया। मंत्री ने नेपाली बाबा आश्रम के महंत तपस्वी आत्मानंद महात्यागी उर्फ नेपाली बाबा का आशीर्वाद लिया। इसके बाद आश्रम से गाजे वाजे के साथ अपने समर्थकों के साथ शोभा यात्रा निकालकर मंत्री राम जन्मभूमि पहुंचे।
मंत्री ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को चांदी की शिला व अपने विधानसभा कुर्सी से एकत्र किए गए निधि समर्थन को भेंट दिया। इस दौरान मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं और यह बड़ी गौरव की बात है। कहा कि हमारे क्षेत्र में राम के प्रति भक्तों में अपार आस्था है, यही आस्था प्रकट करने के लिए यह सभी भक्त हमारे साथ अयोध्या आए हुए हैं। कर्नाटक के लियांगत मठ में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी महंत शिवमूर्ति मधुर शरणाऊ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार को टाल दी गई थी। शिवमूर्ति के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हो चुका है। इस मामले को लेकर राज्य में राजनीति भी गर्म हो गई है। इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर आरोपित के साथ नरमी बताने का आरोप लगा रही है। इसे चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच वकीलों के एक समूह ने कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर कहा है कि आरोपी के खिलाफ निष्पक्ष जांच की जाए। मामले में अधिक जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। साथ ही प्रक्रिया के मुताबिक ही मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया है। सऊदी अरब से अनाथ लड़कियों के साथ मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स और लड़कियों को बुरी तरह से पीटते दिखाई दे रहे हैं। इस लड़की के बाल पकड़कर उसे घसीटा गया है और लात मारी गई है। इतना ही नहीं, उसे बेल्ट से भी मारा गया है। वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड्स हमले से बचकर भाग रही लड़कियों को डंडे से मार रहा दिख रहा है। रिपोर्टर के मुताबिक घटना 31 अगस्त की बताई जा रही है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने लड़कियों के साथ मारपीट क्यों की, इसकी वजह फिलहाल साफ नहीं हो रही है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस वीडियो के सामने आने के बाद ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज के निशाने पर। उनका कहना है कि प्रिंस के राज में लगातार सऊदी अरब में उत्पीड़न की घटनाएं बहुत बढ़ गई है। यूके के एक राइट्स ग्रुप LQST ने इस घटना को भयानक और परेशान करने वाला बताया। वीडियो में दिख रहे सिक्योरिटी गार्ड्स को सजा देने की मांग की जा रही है। तभी सऊदी अरब में महिलाओं की जिंदगी तमाम पाबंदियों के बीच कट रही है। यहाँ के अजीबोगरीब कानून और नियम महिलाओं के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कांग्रेस ने आज निशान साधा। कांग्रेस ने गुरुवार को दावा किया कि केंद्र की ओर से किसानों के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसमें किसानों को अयोग्य करार देते हुए PM किसान स्कीम के तहत दी गई रकम को वापस लिया जा रहा है। विपक्षी दल ने कहा कि एक और सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को दिए गए लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज माफ कर रही है, दूसरी ओर किसानों से पैसा वापस ले रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत किसानों की अयोग्य बता केंद्र सरकार पैसे वापस ले रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जो सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को लाखों करोड़ रुपए माफ कर रही है, वह देश के गरीब अन्नदाताओं से पैसा वापस ले रही है। उन्होंने आगे कहा कि 2019 में जब मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को ऐलान किया, तब इसने तुरंत किसानों से उनके अकाउंट नंबर लिए ताकि चुनाव से पहले रकम उन तक पहुंच जाए। अब केंद्र कह रहे हैं कि जो इसके योग्य नहीं है और योजना के तहत उन्हें पैसे मिले हैं, उन्हें वापस कर देने चाहिए। देश के 2 करोड़ किसानों को अयोग्य बता रकम वापस लेने की कार्यवाही को तुरंत रोक दिया जाए। पंजाब के तलवंडी साबो से आम आदमी पार्टी की विधायक प्रोफेसर बलजिंदर कौर घरेलू हिंसा का शिकार हो गई। उन्हें पति सुखराज बल ने थप्पड़ मार दिया। यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। यह मामला जुलाई महीने का है, हालांकि इसकी रिकॉर्डिंग अब सामने आई है। हालांकि अभी तक विधायक बलजिंदर कौर और उनके पति सुखराज बल ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। सूत्रों के मुताबिक पति से विवाद के बाद बलजिंदर कौर ससुराल छोड़ इस वक्त अपने मैके में रह रही है। पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने कहा कि विधायक का घरेलू हिंसा का शिकार होना दुखद है। अभी तक यह मामला उनके घर की 4 दीवारी में था। अब इसका वीडियो पब्लिश होने पर इस मामला की आयोग द्वारा नोटिस लेकर कार्यवाही की जाएगी। पंजाब की महिला विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि इस बारे में विधायक बलजिंदर कौर ने कोई शिकायत नहीं की है। वह पार्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए इस मामले में CM भगवंत मान से कार्यवाही की मांग की जा रही है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय राजधानी में देश का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू करने के दावे को खारिज कर दिया गया है। NIOS की अध्यक्ष सरोज शर्मा ने कहा कि उन्हें यह पढ़कर आश्चर्य हुआ कि दिल्ली सरकार ने कल इसे लॉन्च किया, क्योंकि इसकी स्थापना पिछले साल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कर चुके हैं।
गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की चेयरपर्सन सरोज शर्मा ने कहा कि NIOS ने 14 अगस्त को 2021 को वर्चुअल स्कूल शुरू किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे लॉन्च किया। मुझे यह पढ़कर आश्चर्य हुआ कि दिल्ली सरकार ने कल इसे लॉन्च किया। जहां तक देश में पहले का संबंध है, हमने इसे राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया है। तीसरा सत्र चल रहा है, NIOS के अध्यक्ष सरोज शर्मा ने यह कहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक आभासी सम्मेलन में देश का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू करने का दावा किया और कहा कि यह स्कूल देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। विशेष रूप से दिल्ली सरकार पर हाल ही में भाजपा द्वारा स्कूल गेट को लेकर आरोप लगाया गया था। केजरीवाल ने यह भी कहा कि देश भर के छात्र प्रवेश के लिए वहां संभावित रहेंगे। ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा आपके नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा भारत का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू करने का दावा करने के बाद NIOS ने बताया कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल NIOS द्वारा पिछले साल अगस्त में शिक्षा मंत्री द्वारा पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के राष्ट्रीय राजनीति में नई ध्रुवीकरण के आरोप के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि वो क्या बोलते हैं, मैं इस पर ध्यान नहीं देता। बस एक बात जान लीजिए कि भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचा रहा। नीतीश कुमार ने कहा कि जब श्रद्धेय अटल जी देश के प्रधानमंत्री तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। उन्हें सभी लोगों का ख्याल रखा। यहाँ बिहार के लोगों ने मुझे काम करने का मौका दिया। आपने देखा होगा कि कितना काम हुआ है। कोई केंद्र में क्या बोलता है, इस पर हम ध्यान नहीं देते। भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले आरोप पर नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचा रहा। क्या कोई भ्रष्टाचारियों को बचा सकता है? खुद ही सोचना चाहिए। यहाँ तक कि सभी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया गया। वो क्या बोलते वो अपना बोला, हमसे कोई मतलब नहीं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा था कि देश में भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राजनीति में नया ध्रुवीकरण हुआ है। पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1136 हो गई है, जबकि देश में 3 करोड़ लोग एक बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। यानी देश की कुल आबादी के करीब 7 से हिस्सों को विस्थापित होना पड़ा है। हालांकि विभीषीकरण का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए गए हेलीकॉप्टरों को जमीन न दिखाई देने के कारण प्रभावितों को राहत सामग्री तक नहीं पहुंचाई जा रही है। पाकिस्तानी जलवायु परिवर्तन मंत्री शेरी रहमान ने इसे दशक का सबसे भयानक मानसून बताया जा चुका है। मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने बाढ़ के कारण देश की अर्थव्यवस्था को $10 अरब तक का नुकसान हुआ ऐसा बताया है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के मुताबिक अब तक जहां 1136 लोग बाढ़ से मारे गए हैं, वहीं 1634 लोग घायल हैं। करीब 9,92,871 घर पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। इस कारण लाखों लोग भोजन व स्वच्छ पेयजल से वंचित है। इसमें लाखों एकड़ उपजाऊ भूमि लगातार बारिश से जल भ्रमण हो रही है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।